हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ही बेसिक लॉ यानी ओम्स लॉ को हम लोग पढ़ेंगे। तो ओम्स लॉ के पढ़ने के बाद हम लोग लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, कहने का मतलब ओम्स लॉ की सीमा क्या है, किस हद तक वो काम कर सकता है ओम्स लॉ, उसी को लिमिटेशन कहते हैं। तो आप तो पहले से भी जानते हैं कि अगर एक कंडक्टर है, ये अगर इस कंडक्टर में करंट बह रहा है तो मान लीजिए यहाँ पर और यहाँ हम लोग कंडक्टर के एंड में बैटरी लगा दिए हैं, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस इस्टेब्लिश होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस। मान लीजिए वो पोटेंशियल डिफरेंस भी है इस एंड और इस एंड के बीच का, और करंट मान लीजिए आई करंट फ्लो करता है। तो ओम्स लॉ कहता है कि जो करंट बहेगा इसमें वह होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उस वोल्टेज का जो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एंड का है। इसका मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस भी है और करंट आई है, तो आई विल बी प्रोपोर्शनल टू भी या भी विल बी प्रोपोर्शनल टू आई। तो इसमें एक लेकिन कंडीशन है कि टेम्परेचर बदलना नहीं चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। ये कंडीशन ज़रूरी है कि जिस कंडक्टर हो करके करंट बह रहा है उसका टेम्परेचर बदलना नहीं चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, तब ओम्स लॉ लगेगा। यानी current will be proportional to the potential difference between the ends of the conductor। यही आपका ओम्स लॉ है जो मैंने यहाँ पर लिखा है, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस between the ends of the conductor provided that, बशर्ते की, यानी ये कंडीशन है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। कंडक्टर में करंट बह रहा है और टेम्परेचर बदलेगा तो फिर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वोल्टेज का नहीं होगा। यही कहने का मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, और तब अगर पोटेंशियल डिफरेंस भी है और करंट आई बह रहा है, देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। और प्रोपोर्शनल को बराबर करने के लिए हम लोग हर एक मैथमेटिकल इक्वेशन में एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आर एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके बराबर कर दीजिए, आर को प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहते हैं, और वह प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को यहाँ ओम्स लॉ में ही रेजिस्टेंस कहते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो ओम्स लॉ में है आर, उसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये फॉर्म कौन फॉर्म है? दिस इज मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओम के नियम का मैक्रोस्कोपिक माने मोटा मोटी रूप है, जिस क्वांटिटीज को हम बड़ी आसानी से मेजर कर सकते हैं, मैक्रोस्कोपिक है। लेकिन ओम का एक दूसरा भी ढंग से लॉ का स्टेटमेंट दिया जाता है जो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म कहलाता है। इसलिए दोनों फॉर्म को जानना चाहिए। चूँकि ये 12th क्लास का है, पहले क्लास मान लीजिए 10th वगैरह में है तो ठीक है, इतना से ही कम चल जाएगा, लेकिन 12th में है तो हमें दूसरा भी जानना होगा। तो देखिए हम लोग ड्रिफ्ट स्पीड निकाले हैं, 2 ठो निकाले थे,
पिछले वाला वीडियो में दो फार्मूला निकाले थे। एक निकाले थे VD इक्वल टू J/NE और दूसरा निकाले थे VD इक्वल टू E τ/m। यही दोनों फार्मूला जो है VD का बराबर कर दीजिए, क्योंकि VD तो दोनों फार्मूला में लागू है। यानी J/NE इक्वल टू E τ/m। इससे J निकाल लीजिए तो होगा NE² τ/m और E को थोड़ा अलग रख दीजिए, ब्रैकेट में मत रखिए। ब्रैकेट वाला चीज एक कांस्टेंट है और उस कांस्टेंट का नाम दिया गया है सिग्मा, और उसी सिग्मा को कहते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी तो सिग्मा का वैल्यू क्या होगा? NE² τ/m। तो हमारा जो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है, ये फॉर्म माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है, वो J इक्वल टू सिग्मा E, या वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वेक्टर J इक्वल टू सिग्मा वेक्टर E। यही ओम का माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है। अगर पूछे एग्जाम वगैरह में तो कंफ्यूज नहीं करना है, नहीं कुछ पूछता है तो ये बता दीजिए, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म मेंशन करता है तो ये भी दीजिए। और ये भी हमने बॉक्स कर दिया है, ये भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो आपको कहीं कहीं काम आएगा। अच्छा, और दूसरा अब देखिए, ये तो मैं समझता हूँ क्लियर हो गया ओम्स लॉ दोनों टाइप का, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक दोनों लॉ, मैक्रोस्कोपिक और ये माइक्रोस्कोपिक लॉ। अब देखिए लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। ओम का नियम क्या सब जगह लगेगा? लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे मटेरियल, बहुत सारे डिवाइसेज हैं जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में तो यूज होते हैं, लेकिन वो ओम्स लॉ ठीक ढंग से फॉलो नहीं करते हैं। तो उसी के बारे में बताया गया है। सबसे पहला देखिए, एक ठो तो कंडक्टर आपको कॉपर लिया गया है। कॉपर, मान लीजिए कॉपर वायर होके ये बह रहा है करंट, तो बहुत अच्छा कंडक्टर है, लेकिन उसका ग्राफ देखिए, वोल्टेज और करंट ग्राफ, ये डॉटेड लाइन एकदम स्ट्रेट लाइन है, वो बताता है V इज प्रोपोर्शनल टू I या I इज प्रोपोर्शनल टू V। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, जो यहाँ हमने डॉटेड लाइन में दिखाया है। तो आप मार्क कीजिए, व्हेन वोल्टेज इज जीरो करंट इज जीरो। अब आप वोल्टेज बढ़ाइए तो करंट भी बढ़ेगा, तो सीधा चलेगा कुछ ही दूर तक, उसके बाद धीरे धीरे देखिए वो थोड़ा अलग होते जा रहा है। इसका मतलब है कि जितना इस फिगर में देखिए, जितना वोल्टेज बढ़ता है, अब डायरेक्ट प्रोपोर्शनली उतना करंट नहीं बह रहा है। यानी अच्छा से अच्छा कंडक्टर भी हाई वैल्यू वोल्टेज पर वो ओम्स लॉ को ठीक ढंग से फॉलो नहीं करता है। इसका यही मानना है, क्योंकि मैंने तो बहुत अच्छा कंडक्टर लेके इसको खींचा है कॉपर का। तो आप समझ में आ गया होगा इस फोटो का मतलब कि वोल्टेज बढ़ाते कुछ रेंज तक तो ठीक है, स्ट्रेट लाइन कर्व होगा, यानी वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट या करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। लेकिन उसके बाद वो थोड़ा सा डेविएट करने लगता है। कहने का मतलब वोल्टेज अगर बढ़ाइएगा तो करंट उसी रेशियो में नहीं बढ़ेगा जिस रेशियो में पहले बढ़ रहा था, यही कहने का मतलब है। अगर उसी रेशियो में बढ़ता तो सीधे ही डॉटेड लाइन पर चलता,
तब हुआ स्ट्रेट लाइन कर्व यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, तो गुड कंडक्टर की तो बात देख ही लिया, फिगर 1 में दिया हुआ है। फिगर 2 में देखिए क्या दिया हुआ है, ये एक डायोड है। डायोड का कैरेक्टरिस्टिक कर्व है यानी करंट वोल्टेज ग्राफ। डायोड आप सेमीकंडक्टर चैप्टर में पढ़िएगा आगे, लेकिन अभी खाली जानकारी रख लीजिए, चूंकि हमको ओम्स लॉ का लिमिटेशंस जानना है। डायोड में भी नहीं लगता है, कहीं इसको कैसे, तो इधर देखिए जरा सा, ये करंट एक्सिस, ये वोल्टेज एक्सिस, ऊपर में करंट एक्सिस में मिली एम्पियर लिखा हुआ है और नीचे वही करंट एक्सिस में माइक्रो एम्पियर लिखा हुआ है। तो इस साइड वेरिएशन इस तरह होता है, लेकिन इस साइड वेरिएशन इस तरह होता है। इसका मतलब कि करंट जो है वोल्टेज के साइन पर डिपेंड करता है। यहां पर वो बात नहीं था मेटल में। कहने का मतलब अगर आप वोल्टेज बढ़ाइएगा तो करंट बढ़ते चलेगा, वोल्टेज को कम करते चलिएगा या निगेटिव भी हो जाएगा तो भी रेशियो वही रहेगा, प्रोपोर्शन जो है। लेकिन यहाँ वो बात नहीं है डायोड में। डायोड में आप देख रहे हैं कि फॉरवर्ड जब करंट यानी वोल्टेज बढ़ता है तो मिली एम्पियर में करंट होता है, मिली एम्पियर में। लेकिन मान लीजिए घट के 0 हुआ और उसके बाद आप वोल्टेज निगेटिव वोल्टेज दे रहे हैं, निगेटिव वोल्टेज माने इस साइड दे रहे हैं, तो देखिए करंट माइक्रो एम्पियर में आ गया। कहने का मतलब कि करंट जो है वोल्टेज के साइन पर डिपेंड करता है कि वेदर इट इज पॉजिटिव और निगेटिव। ये चीज मतलब जो डायोड है, तो कहने का मतलब ये भी ओम्स लॉ का फॉलो नहीं करता है। हालांकि इलेक्ट्रिकल सर्किट में तो बहुत ज़्यादा यूज होता है। ये हुआ डायोड। इसीलिए यहाँ लिखा है हियर द रिलेशन बिटवीन V एंड I डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ V। V के साइन पर, प्लस है V की माइनस है V, ऑन रिवर्सिंग वोल्टेज डायरेक्शन। जब वोल्टेज के डायरेक्शन को हम उलट देते हैं, द करंट इज नॉट सेम। सेम करंट नहीं होता है। वोल्टेज के फॉरवर्ड डायरेक्शन में मिली एम्पियर में होता है और रिवर्स डायरेक्शन में माइक्रो म्यू ए, माइक्रो एम्पियर, जो बहुत कम है, 1000 गुना कम है मिली एम्पियर से, क्योंकि 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10 टू द पावर 3 माइक्रो एम्पियर, 1000 गुना कम। तो लीजिए कि वोल्टेज को रिवर्स किए तो करंट बिल्कुल ही घट गया। तो यानी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है डायोड। उसके बाद ये देखिए गैलियम आर्सेनाइड बहुत ज़्यादा यूज होता है। आपको सेमीकंडक्टर वाला एलॉय है गैलियम और आर्सेनिक का, गैलियम आर्सेनाइड। तो इसका तो बहुत कुछ बनता है, आप आगे उसमें पढ़िएगा सब डिटेल। तो इसका देखिए, इसका जो है करंट और वोल्टेज का ग्राफ यानी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ इस तरह का होता है। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, स्ट्रेट लाइन तो कर्व है नहीं। स्ट्रेट लाइन कर्व होगा तभी न वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ओम्स लॉ जो बोलता है। इसका मैंने इसमें ओम्स लॉ नहीं लगता है, क्योंकि कहीं भी कुछ पोर्शन तक मान लीजिए ये लीनियर दिया है, शुरू में लीनियर मैंने एक लाइन में यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है नॉन लीनियर मैंने कर्व टेढ़ा हो जाता है, उसके आगे देखिए रेजिस्टेंस भी निगेटिव। तो कहने का मतलब कि गैलियम आर्सेनाइड जो है ये भी आपको नहीं फॉलो करता है ओम्स लॉ को, जबकि खूब यूज होता है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। अच्छा, इसमें देखिए कैसे नहीं फॉलो करता है। एक बात बड़ा
माने इंटरेस्टिंग है। हम एक ठो लाइन मान लीजिए या खींचते हैं, ऐसा समझिए, यानी इसका कोई करंट वैल्यू पर माने सेम करंट का लाइन खींचते हैं। तो आप देखिए अगर लाइन खींचे तो यहाँ जो हुआ वोल्टेज मान लीजिए V1 हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक मतलब जो V1 हुआ है। देखिए फिर ग्राफ को यहाँ काटा तो यहाँ नेचुरली वोल्टेज दूसरा होगा वोल्टेज एक्सिस पर, जबकि करंट तो यहाँ भी उतना ही है जितना करंट यहाँ है। करंट तो हॉरिजॉन्टल हम लाइन खींचे हैं V एक्सिस के पैरेलल, यानी सेम करंट पर डिफरेंट वोल्टेज हो गया। तो कैसे ओम्स लॉ को, ओम्स लॉ मतलब जो लागू होगा। तो इसलिए गैलियम आर्सेनाइड में भी आपको ये नहीं लगता है ओम्स लॉ। तो मैंने लिखा है हियर ऑल्सो द रिलेशन V इक्वल टू IR डज नॉट अप्लाई। इट कैन बी सीन फ्रॉम फिगर 3 प्लॉटेड फॉर GaAs गैलियम आर्सेनाइड। उससे पता चलता है कि यहाँ भी ओम्स लॉ नहीं, स्ट्रेट लाइन कर्व नहीं है, न यहाँ न वहाँ। इट इज क्लियर दैट फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ करंट, फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ करंट, कर्व जहाँ जहाँ काटता है सबका वोल्टेज डिफरेंट होगा। ई भी घर बड़ा है, काटेगा तो यहाँ V3 हो जाएगा। कहने वाले सेम वैल्यू ऑफ करंट के लिए डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वोल्टेज, तो कहाँ से ओम्स लॉ लागू होगा। तो ई भी नहीं लागू होता। तो वही लिमिटेशंस में है कि सारे मटेरियल्स जो हैं या डिवाइसेज, हालांकि वो यूज होते हैं इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, लेकिन सभी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, ओबे नहीं करते हैं। हाँ, अब है तो ऐसे विचित्र मटेरियल का काम क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट काम है आजकल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। देखिए नोट में वही बात मैंने लिखा है, मटेरियल्स नॉट ओबिंग ओम्स लॉ। जो मटेरियल ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता है आर वाइडली यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में पूरा मतलब जो यूज होगा, सेमीकंडक्टर जो है, सेमीकंडक्टर वो मोस्टली यूज होता है। तो कहने का मतलब सेमीकंडक्टर का ये सेमीकंडक्टर टाइप का ग्राफ है। डायोड जो है, मान लीजिए सिलिकॉन मटेरियल सेमीकंडक्टर से बनता है डायोड, तो आपको इसी तरह का उसका ग्राफ होगा। तो कहने का मतलब हमारा है कि सिलिकॉन, जर्मेनियम या बहुत तरह का एलॉय हुआ, जैसे गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फॉस्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, ये सब आपको सेमीकंडक्टर मतलब जो एलॉयज हैं, और वो काफ़ी यूज होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। डायोड, उसके बाद आपको ट्रांजिस्टर, यही सब चीज़, बहुत सारा चीज़ बनता है जो आप उसमें पढ़ेंगे। और हम लोगों का तो आज का ज़माना वही है, इसी सब का सब कुछ हम लोगों के पास में मोबाइल है, टीवी है, या जो कुछ भी है हमारे पास में, कंप्यूटर है, सब उसी पर चलता है। इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब स्विचेज या डिवाइसेज पर सारा कंट्रोल होता है। इसलिए जो मटेरियल ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसका मतलब वो यूजलेस है, ऐसी बात नहीं। उसका बहुत बड़ा यूज है आपको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, जो कि जो मटेरियल ओम्स लॉ को फॉलो करता है वो वैसा काम नहीं कर सकता जितना कि जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर पसंद हुआ तो आप इसे लाइक कर देंगे, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर देंगे, बेल बजा देंगे, ताकि आपको जाते रहेगा वीडियो और आपका स्टडी चलते रहेगा। कॉन्सेप्ट मेन है क्लियर होना, वैसे तो किसी भी सब्जेक्ट में, लेकिन फिजिक्स में मैं समझता हूँ थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है,
क्योंकि न्यूमेरिकल्स वगैरह कुछ इस तरह के दिए जाते हैं कि आपको अगर थियोरिटिकल पार्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो न्यूमेरिकल बनाना आसान नहीं। अच्छा, दूसरी बात, अगर आप दूसरे को भी मदद करना चाहते हैं तो आप जो है व्हाट्सएप वगैरह से उनको भेज दीजिए, अपने फ्रेंड को या गांव घर जहां लोग को पढ़ने में दिक्कत है कुछ है, आप मदद कर दीजिए, उनका भी मदद हो जाएगा। अगर वो सब्सक्राइब कर रहे हैं तो उनके पास भी मेरा वीडियो जाते रहे। दैट्स ऑल, थैंक यू।